नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं सियासी रण 2024 और सियासी रण 2024 में बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड में सियासी पारा चढ़ा हुआ है, लेकिन कुछ हलकों में अगर मौसम की बात करें तो वहां अभी भी रह रह करके बर्फबारी आती है। ऐसे में सियासी पारा इस वक्त मायने रखता है बजाय बर्फबारी के। लेकिन सियासत से जुड़ी बात पे हम बात करेंगे कांग्रेस की। और कांग्रेस में इस वक्त पार्टी छोड़ करके जाने वालों का सिलसिला जारी है। उसे क्या असर पड़ रहा है, वहां की सियासत पे क्या फर्क पड़ेगा? खैर, जिस कुनबे में जाते हैं वहां निश्चित रूप से महसूस हो रहा होगा कि पार्टी में जनाधार बढ़ रहा है, लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन जो मूल कार्यकर्ता जहां पे हैं उन पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है? तो हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कुंवर जपेंद्र हमारे साथ भाजपा से हैं, शांति प्रसाद भट्ट साहब कांग्रेस से हैं और अनिल थपलियाल साहब हमारे साथ यूकेडी से हैं। सभी का स्वागत है। जी भट्ट साहब, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। जी भट्ट, आवाज आ रही है सर? जी सर, आ रही है। जी भट्ट साहब, एक अक्सर ये चर्चा है चुनाव के दरमियान कि पार्टी अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को नहीं संभाल पा रही है। ऐसे में चुनाव किस हिसाब से लड़ रही है ये अंदाजा लगाया जा सकता है। विपक्ष के निशाने पे हैं लगातार आप लोग। देखिए, कहते हैं ना, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ ना कुछ तो मजबूरियां हैं। ऐसे ही तो कोई छोड़ के नहीं जाता। कोई 50 साल कांग्रेस में रहा है, कोई 20 साल रहा है, कोई 30 साल रहा है। और इस दौरान जिन नेताओं पर भारतीय जनता पार्टी के लोग तरह तरह के आरोप लगाते थे, उन्हें अब गले मिला रहे हैं। मैं बहुत सारे उदाहरण मेरे सामने हैं। अगर मैं उन उदाहरणों को आपके सामने रखूं, देश भर के उदाहरण है। हेमंत बिश्व शर्मा, जो जलापूर्ति घोटाले में आरोपी थे, उनको भाजपा ने शामिल किया। नारायण राणे, जो जमीन घोटाले में जिन पर ईडी और सीबीआई के केस दर्ज थे। अजीत पवार, जिन पर स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोटाले के आरोप लगाए थे। वो सतारा से लेकर जरांदेश्वरी चीनी मिल से लेकर 2010 में जो ईडी की उन पर कार्रवाइयां हुई। हसन मुशर्रफ का केस आपको पता है। इसी तरह छगन भुजबल, अशोक चौहान, प्रफुल्ल पटेल, जनार्दन रेड्डी, मुकुल राय, शुभेंदु अधिकारी, मिथुन चक्रवर्ती, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन पर भाजपा ने तरह तरह के आरोप लगाए, उन पर श्वेत पत्र जारी किए और फिर उनको अपने दल में मिलाकर वो जैसे ही उनकी वॉशिंग मशीन में वो गए, वो साफ सुथरे हो गए। ठीक इसी तरह उत्तराखंड में भी है। किसी का बेटा बलात्कार के केस में फंसा है, किसी के भाई ने अकूत संपत्ति अर्जित की है, किसी के बड़े फार्म हाउस पर भाजपा की नजर है। तो ऐसे बहुत सारे डर, प्रलोभन, ईडी, सीबीआई, तरह तरह के जो डर और भय दिखाए जा रहे हैं, उससे लोग बीजेपी में गए हैं। लेकिन जो कांग्रेस का कैडर है, जो कांग्रेस का आम कार्यकर्ता है। शांति प्रसाद जी, एक सवाल है मेरा यहाँ से। शांति प्रसाद जी, एक सवाल है मेरा आपसे। आपने कहा कि जिन लोगों का आप नाम गिना रहे हैं कि वो भ्रष्ट थे और चले गए, पार्टी बीजेपी ने उन पे आरोप लगाया, डंडा दिखाया और वो चले गए और उस वॉशिंग मशीन में साफ हो रहे हैं वो। लेकिन मैं एक बात जानना चाहूंगा, खुद इस बात को मान रहे हैं कि ये लोग करप्ट थे, तो फिर इनको पनाह क्यों दी कांग्रेस ने? पहले रास्ता बाहर का निकालना चाहिए था। हमने ये आरोप नहीं लगाए, ये आरोप तो भारतीय जनता पार्टी ने लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी की चाहे किरीट सोमैया हो, चाहे स्वयं प्रधानमंत्री जी हो या अन्य नेता हो, वो मंचों से गालियां देते रहे, मंचों से कोसते रहे, मंचों से आरोप लगाते रहे। फिर ईडी और सीबीआई का दबाव बनाकर उन पर रेड की गई, उन पर केस आरोपित किए गए, कुछ पर केस चल रहे हैं। 25 नेता पूरे देश भर में ऐसे हैं। उनमें से 23 नेताओं ने जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, उनके मामले बंद हो गए।
तो ये हम नहीं कह रहे हैं भाई, ये तो भारतीय जनता तो पार्टी ने आपको लगता है स्वयं कहा है। कि उन्हें डरा धमका करके अपने पाले में किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। चले मैं जवाब दिलवाऊंगा इस पे, मैं जवाब दिलवाता हूँ। कुंवर जपेंद्र हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, अभी शायद जुड़े नहीं है, जुड़ गए दिख रहे हैं मुझे, लेकिन अभी वो जुड़ेंगे। अमित जी, अनिल जी, आपका क्या मानना है इसमें, जो आपकी पार्टी से भी लोग निकल करके जा रहे हैं ऐसे अवसर पर? मैं अक्सर देखता हूँ, कोई नई बात मुझे नहीं लगती कि चुनाव के दरमियान ये सीजन चलता है, लोग इधर से उधर, उधर से इधर होते हैं, लेकिन आप किस तरह से देखते हैं अनिल थपलियाल जी? जी जी जी, ये लोकतंत्र का पर्व है, और मुझे लगता है कि लोकतंत्र के पर्व में ये मेला है। इस मेले में तो घूमने कई प्रकार के लोग आते हैं, कोई कुछ करने आता है, तो कोई कुछ करने आता है, तो कोई मजे लेने आता है। लेकिन जहां तक दल बदलू की बात रही, ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियों में है, जो मैंने आज तक देखा है इनकी राजनीति में, निश्चित तौर पे है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी जो है दमदार तरीके से केंद्र में नहीं थी, या संपूर्ण भारतवर्ष में 17-18 राज्यों में नहीं थी, तो उस समय भी लोग जाते थे, लेकिन इसलिए जाते थे कि कभी इसका भविष्य उज्जवल रहेगा। क्योंकि धीरे धीरे जैसे भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व बढ़ने लग गया, तो लोगों को, कुछ लोग तो उसकी वजह से गए, कुछ लोग जो आजकल जा रहे हैं तो उन्होंने देखा कि एक निर्जीव सजीव होता है, आपने कभी विज्ञान पढ़ा होगा, निर्जीव सजीव वाला एक उदाहरण है कि वर्तमान मुख्यमंत्री को उठाकर जेल भेज दिया, दो स्टेट के उदाहरण है। तो निश्चित तौर पे है कि उनको भी भय हुआ कहीं हम पे ईडी, अपना सीबीआई, रॉ, अन्य जितनी भी जांच एजेंसियां, उनका कोई आरोप प्रत्यारोप न लगे और हमारी कुंडली ना खुल जाए। तो इससे बेहतर है कि इनके कुनबे में सम्मिलित होना उचित रहेगा, इनकी छत्र छाया में रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के, तो निश्चित तौर पे हम बच जाएंगे। ये दल बदलू जो राजनीति होती है, इन पे विश्वास स्थानीय जनता जी, कभी भी नहीं कहना है करती कि केवल स्वार्थ हित साधने के लिए जा रहे हैं लोग, ये स्वार्थी साधने के लिए जा रहे हैं। और कुछ डर का भी, कुछ डर का भी है इनको, कुछ डर का भी है कि राजी, इनको कुछ डर भी है कि ये हमको बंद कर दें, और सीबीआई, आईडी, जिन्होंने जो भ्रष्टाचारी हैं, क्योंकि वो तो एक फिल्टर मशीन है ना सर, वो तो आईबीएफ जापान की फिल्टर मशीन है, उसमें तो जितना कबाड़ डालोगे साफ होके धुल के बाहर निकाल। वापस लौटूंगा, जपेंद्र जी के पास में जाना चाहूंगा। जपेंद्र जी, आपका कुनबा तो बढ़ रहा है, विपक्षी दलों से टूट करके लोग भी पहुंच रहे हैं, लेकिन आरोप यह है कि जिन लोगों पर 3 दिन पहले या 2 दिन पहले बीजेपी के नेता आरोप लगाते हैं, मंच से उन्हें कोसते हैं कि भ्रष्ट हैं, करप्ट हैं, इन्होंने खजाना लूटा है, लेकिन उन्हें आप ज्वाइन करा लेते हैं, फिर वो पाक साफ हो जाते हैं। ये आरोप लगातार लग रहा है, बात उत्तराखंड की नहीं है, सभी जगह ये बात है। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। जपेंद्र जी, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। आ रही है आवाज? हाँ, आ रही। आप बोलिए। बड़ा सवाल ये है, थोड़ा सा आप आगे आ सकते हैं, क्योंकि आप पीछे हैं, तो इस वजह से आवाज कम आ रही है आपकी। देखिए जी, अब आ रही है बिल्कुल क्लियर? हाँ, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी ने आरोप के ऊपर अगर कोई बात करी, भ्रष्टाचार पर अगर किसी गुस्सा, तो फिर तो भारतीय जनता पार्टी में नहीं आना चाहिए ना, फिर तो भारतीय जनता पार्टी में नहीं आना चाहिए। लेकिन हमें ये समझना होगा कि देश एक राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक परिवर्तन का समय है, और ये तय है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्लियर कहा है कि भाई ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में इस सोच के लोग हों या अन्य दलों में हो, अगर उन्हें सार्वजनिक जीवन में रहना है, राजनीति करनी है, तो अपने अंदर बदलाव ले आए, अपने आप को बदल ले। स्वार्थ की राजनीति खूब हो चुकी, सभी दलों ने करी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का सिंगल पॉइंट एजेंडा है राजनीति राष्ट्रहित की, राजनीति राष्ट्र में रहने वाले भारतवासियों के हित की। तो ठीक है। आप एक सवाल है मेरा सर आपसे, एक सवाल है, बिल्कुल होनी चाहिए, राष्ट्रहित सर्वोपरि होना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि खाऊंगा ना खाने दूंगा, मोदी जी कह रहे हैं, कई मंचों से भी कहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, पहली मर्तबा नहीं कह रहे हैं, पहले भी कहे हैं ये। लेकिन जिन लोगों पे आप लोग आरोप लगा रहे हैं वो करप्ट हैं, डकैत बताया, लुटेरा बताया है कि खजाने को चाट गए, सब कुछ बताया, लेकिन वो लोग आपके पास में आ रहे हैं और अच्छे पदों पे आप उन्हें मंचासीन भी करा देते हैं, उन्हें आप पे नवाजते भी हैं,
फिर केवल ये मतलब आप अगर कोई करप्ट है, करप्शन कर चुका, उसके बाद बीजेपी में आ जाओ तो फिर वो पाक साफ हो जाएगा। ऐसा नहीं है, थोड़ा सा भेद है, हमें उस भेद को समझना होगा। हाँ, जो लोग करप्शन में लिप्त पाए गए और जो लिप्त पाए गए को निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाइयां हुई और नहीं, जिन पे आप लोगों ने आरोप लगा, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं सर, जिन पे आपके नेताओं ने आरोप लगाए, अभी आप पे जुड़े उससे थोड़ी देर पहले आपके जो दो साथी बैठे हुए हैं, इन्होंने बताया, सुमेंद्र अधिकारी का भी नाम बताया, छगन भुजबल का नाम भी बताया, अजित पवार का नाम भी बताया कि जिन पे बीजेपी के लोगों ने ही बड़े आरोप लगाए हैं और अब वो आ गए साथ में। सवाल बीजेपी का नहीं है, उनपे अकेले बीजेपी ने नहीं आरोप लगाया, उन्हें उनके साथियों ने भी आरोप लगाया। आरोप लगाने के बाद खूब हो हल्ला हुआ, लेकिन जब जांच बैठती है और जांच फैक्ट एविडेंस और प्रूफ के आधार पर होती है, और जब फैक्ट एविडेंस प्रूफ कमजोर पाए जाएं या उन्हें मैनिपुलेटेड पाया जाए तो निश्चित तौर पर वहां कहीं ना कहीं शक के दायरे का लाभ मिलता है। और जो लोग भारतीय राजनीति में रह के अपने अंदर सुधार करना चाहते हैं, देश हित की राजनीति करना चाहते हैं और भ्रष्टाचार को लेकर कान पकड़कर तौबा करना चाहते हैं, निश्चित तौर पर उन सबके लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वार खुले हैं और एक साफ सुथरी राजनीति का अध्याय जो आगे बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। तो क्या ये हमें नहीं लगता कि ये देश हित में अच्छे हाथ के खिलाफ एक्शन लेने का और भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति का इतना बड़ा मूवमेंट चला हो, ये आजाद भारत में पहली बार हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री, चले मैं वापस लौट रहा हूँ जपेंद्र जी, वापस आ रहा हूँ। शांति प्रसाद जी, अब आप संतुष्ट हैं? आपके सवालों का जवाब दिया जपेंद्र जी ने? नहीं, जपेंद्र जी ने बहुत घुमा फिरा कहा ना, 25 ऐसे नेता है जिन पर भारतीय जनता पार्टी ने गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, उन पर ईडी और सीबीआई के दबाव में मुकदमे भी दर्ज हुए, कुछ पर मुकदमे जारी हैं। मैंने नाम की एक फहरिस्त आपके सामने अभी रखी थी, फिर रख देता हूं। हेमंत बिश्वा शर्मा, जिन पर जलापूर्ति घोटाले का गुवाहाटी में गंभीर आरोप था। नारायण राणे, जिन पर जमीन घोटाले का आरोप था। अजीत पवार, हसन मुश्रीफ, छगन भुजबल, अशोक चौहान, प्रफुल्ल पटेल, जनार्दन रेड्डी, मुकुल राय, शुभेंदु अधिकारी, अनेकों नाम, जो 25 कम से कम ये नाम है, जिनमें से 23 भारतीय जनता पार्टी में चले गए। उनकी वॉशिंग मशीन में जाते ही वो साफ सुथरे हो गए हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं अपने साथी सहयोगी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, मैं जपेंद्र भाई को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, जब लोकसभा का निर्दलीय चुनाव लड़े थे, बड़ा बूम इनके चुनाव में था और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मैं इनका सम्मान करता हूं। लेकिन मैं बहुत विनम्रता से सवाल पूछ रहा हूं, क्या इन नेताओं पर आगे मुकदमे चलेंगे? क्या आपने इनको अपनी वॉशिंग मशीन में साफ सुथरा कर दिया? आज ये सब आपके एक किस्म से स्टार प्रचारक हैं, आपकी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और हम आपसे उत्तराखंड में सवाल पूछ रहे हैं। हम पूछ रहे हैं इन 5 लोकसभा क्षेत्रों में जो प्रमुख मुद्दे हैं, उनमें बहन अंकिता भंडारी की जो जघन्य हत्या हुई, उस हत्या में शामिल वीआईपी कौन है? हम आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं। हम पिंकी हत्याकांड, हम हेमा नेगी हत्याकांड, हम केदार भंडारी हत्याकांड, इन सब पर आपसे सवाल पूछ रहे हैं। हम बाबा केदार में जो 230 किलो, देखिए इनकी सरकार है, हम मेरे यहाँ टिहरी में लाइट चली गई है, ये बिजली का आलम है, तो ये कुंवर भाई से आप पूछिए जरा। लेकिन इसमें कोई साजिश नहीं लगती कि आप बोल रहे थे, इस वजह से आपके बोलने के वक्त लाइट गई है। अभी चले मैं अनिल जी, मैं आपके पास में लौटूंगा, लेकिन अभी जो सवाल खड़े किए हैं शांति प्रसाद जी ने, मैं जपेंद्र जी से एक बार मैं जवाब लेना चाहूंगा। आपने सुना सर अभी उनको? बिल्कुल जी, बिल्कुल सुना। देखिए, जितने भी इनके सवाल हैं कानून व्यवस्था को लेकर, निश्चित तौर पर उत्तराखंड के अंदर सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं और समय समय पर उसकी समीक्षा भी होती है। माननीय मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग करते हैं। अभी ये उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी का साथी पर, तो इन्हें ये भी पता होना चाहिए कि वो फाइनल ट्रायल पे है और उनके खिलाफ जो ठोस
साक्ष्य प्रस्तुत करने थे जांच एजेंसियों ने, वो उन्होंने कर दिए हैं। और जब कोई मामला न्यायालय में होता है तो कम से कम हमें, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद इसमें वादा किया था कि बिल्कुल उसमें कहीं पे भी कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, तो उस पर नहीं बरती जा रही है सरकार के स्तर पे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के स्तर पे। थोड़ा न्यायालय के ऊपर भरोसा रखना चाहिए और न्यायालय की कार्रवाई और उसके आदेशों का इंतजार करना चाहिए। अब आ गई दूसरी बात। देखिए, 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ और 1952 में पहले चुनाव हुए। 1952 में पहले चुनाव के बाद सबसे पहला घोटाला हिंदुस्तान में एक जीप घोटाला हुआ था, वो शुरुआत में हिंदुस्तान आजाद होते ही। और आजादी के बाद 2014 से पहले अनेकों घोटाले हुए इस देश के अंदर। हमने यूपीए गवर्नमेंट का 10 साल का टर्नओवर भी देखा, उससे पहले मिलीजुली सरकारों के समय में हमने देखा, अनेक राज्यों में हमने देखा। लेकिन ये बताइए, इस देश के अंदर कब ऐसा कोई प्रधानमंत्री आया और इस देश के अंदर कब ऐसा माहौल बना कि भ्रष्टाचार को लेकर देश के प्रधानमंत्री खुद जनता को जागरूक करें, भ्रष्टाचारियों को चैलेंज करते हुए दिखें? कभी ऐसा माहौल नहीं बना। तो क्या ये हम सबका दायित्व नहीं बनता? अगर भारतीय राजनीति की धारा को एक नए रूप में और स्वच्छ रूप में ले जाने का प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्र की सरकार कर रही है, और ये किसके लिए कर रहे हैं? हम सब भारतवासी, क्या हम सब भारतवासी, हम चाहे विपक्षी दल है, विपक्षी दलों से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन हैं तो हम सब भारतवासी। और हम क्या सब लोग ये नहीं चाहते कि हमारा देश भ्रष्टाचार मुक्त हो, हमारे देश की राजनीति भ्रष्टाचार मुक्त हो, भ्रष्टाचारी चेहरे सामने आए, उन्हें सजा मिले, और जो अपने आप में सुधार करना चाहते हैं या तो वो राजनीति, वो बीजेपी में आ जाएं। चलिए, मैं बात करूंगा। अनिल जी, आपके पास में आना चाहूंगा। जपेंद्र जी ने जो बात कही अभी कि देश में एक बदलाव दिखाई दे रहा है, और बदलाव इस बात का है कि या तो भ्रष्ट हैं वो भ्रष्टाचार छोड़ दें, नहीं तो फिर वो रास्ता दूसरा अपनाएं। और पहली बार को ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो ललकार रहे हैं भ्रष्टाचारियों को, यानी कि राजनीति हो चाहे सिस्टम हो, सबसे करप्शन फ्री करना चाहते हैं। तो आप लोगों को उस मुहिम में जुड़ना चाहिए। नहीं, बिल्कुल ठीक है गिरिराज जी आपका कहना। ये ललकार रहे हैं कि अगर जो भ्रष्टाचारी है और जो दमदार नेता है, भ्रष्टाचारी है लेकिन वो समाज में सक्रिय है, और उसके जहां का वो सांसद या विधायक है वहां उसके क्षेत्र में पकड़ है और उनको लगता है इससे हमें हानि है, तो उसको जरूर अपने कुनबे में आमंत्रित कर रहे हैं। नहीं तो हम आपके पीछे आपके भ्रष्टाचार से लेकर के आपके जितने कर्म किए हैं, आपने दुष्कर्म किए हैं, उन सब दुष्कर्मों को हम बाहर निकाल देंगे। आपके पीछे सीबीआई, आईबी, रॉ लगा देंगे, या तो आप हमारे यहाँ आ जाइए। तो इससे बड़ा ललकार क्या हो सकता है, जो बड़े मंच से और देश के शीर्ष पद पे नेतृत्व कर रहे हैं हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। तो उनकी डर उनके अंतर्गत है, उनके अंदर है कि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पे है कि हम जेल जाएंगे। क्योंकि उदाहरण मैंने पूर्व में ही बताया आपको कि 2 प्रदेश के मुख्यमंत्री जो सजीव थे, यानी जो कार्यरत थे, उनको उठा करके भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भेज दिया। निश्चित तौर पे होना चाहिए, अगर जो भ्रष्टाचार है उसके साथ ऐसा होना चाहिए। लेकिन जो भ्रष्टाचारी वहां था, और आपको लोकसभा चुनाव के अंतर्गत ही कैसे ये 2024 को लेकर के कैसे याद आया कि इसको जो है यहां से यहां उठा के, या नहीं तो इसके पीछे सीबीआई, या उसको कुछ ना कुछ आभास हुआ होगा कि मुझे ये करना चाहिए, नहीं तो मैं जेल चले जाऊंगा। अभी आज का करंट उदाहरण है इनका, कल का दिनेश अग्रवाल जी, वो कई पदों, महत्वपूर्ण पदों पर रहे, कैबिनेट मंत्री भी रहे और वहां के विधायक भी थे वो, और कई बार वो जो है विधायक रहे, कई बार मंत्री रहे। लेकिन मुझे एक चीज लगी कि उनके जितने भी वो थे सारे पाप थे, वो अब धुल जाएंगे, क्योंकि वहां बहुत बड़ी आईबीएफ की वॉशिंग मशीन है जो जापान की है, और बिल्कुल उस पे बटन की जरूरत नहीं पड़ती है। उस पे एक ही ऑपरेटर है जो शीर्ष पे बैठता है, उस ऑपरेटर वो ऑपरेटिंग करते हैं वहां से, और पूरा साफ धुल करके और फिर उसको लॉन्च करेंगे। क्योंकि ये चीज है, और ये बिल्कुल बेदाग थे, एक सफेद चादर की तरह। तो ये निश्चित तौर पे है, ललकार है इनकी। तो ललकार सर, ये ललकार तो रहेगी गिरिराज जी, आप देख रहे होंगे इतनी बड़ी ललकार किसमें हिम्मत है जो इतने बड़े बड़े नेताओं को लेके। अब राजेंद्र भंडारी जी का उदाहरण लीजिए, जोशीमठ में 3 दिन पहले वो भाजपा को ऐसे उगल रहे थे, और उसके बाद चौथे दिन में कपड़े भी वही थे उनके,
कपड़े भी नहीं उतार पाए, और उसी में फूल माला डाल के सीधे वो हमने तमाम अखबारों में, तमाम अपने टीवी चैनलों में देखा, ये तो लॉन्च हो गए। और उसके बाद उनकी ट्यून बदल जाती है कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी, जपेंद्र जी जवाब दे रहे हैं, जपेंद्र जी जवाब दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है ये किया वो किया। अब जवाब सुनिए। हमारे साथी प्रवक्ता ने अपने प्रश्न में ही अपने जवाब खुद दे दिए। इन्होंने कहा कि अगर किसी विधानसभा या किसी लोकसभा क्षेत्र में किसी नेता का वर्चस्व होता है, वो मजबूत होता है, वो भ्रष्टाचारी होता है, तो वो भारतीय जनता पार्टी में भाग के आ जाता है। भाई अगर आप ऐसा भी सोच रहे हैं तो आप तो खुद मान रहे हैं ना कि एक नेता मजबूत भी है, उसको डर है ना, उसको डर है, भ्रष्टाचारी है। आपको डर ये है कि इसकी पकड़ है, आपको डर ये है कि ये मजबूत नेता है, हमको नुकसान पहुंचाएगा लोकसभा विधानसभा में, और उनको डर ये है कि अगर नहीं जाते हैं तो हम पे सीबीआई रॉ और क्या नाम है सर एक बार मैं आऊंगा। आपने कह दिया जवाब सुन लीजिए जपेंद्र जी का जवाब। जपेंद्र जी कंटिन्यू करिए। अगर मान लीजिए आज भारतीय जनता पार्टी का फार्मूला राजनीति को स्वच्छ करने के काम आ रहा है, तो ये फार्मूला तो आप ही अपना सकते थे। जब आपकी सरकारें रही तब भी वो भ्रष्टाचारी नेता थे, तब भी वो मजबूत थे, तब क्यों भाई आप हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे? तब क्यों आपने आंखें बंद करके रखी? आपके पास भी तो सारी इकाइयां थी, तब क्यों नहीं आपने देश हित में ऐसी योजना बनाई? क्यों नहीं देश हित में ऐसा माहौल बनाया कि भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार करने से पहले 100 बार सोचे, और 100 बार सोचने के साथ ही अगर उसे राजनीति करनी है और सक्रिय राजनीति करनी है तो माफ करिएगा, बहुत माफी से कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कितना मजबूत नेता था, लेकिन अगर वो भ्रष्टाचारी था, उसके भ्रष्टाचार का अंत नहीं हो रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने ऐसे नेताओं को घर का दरवाजा दिखा दिया। घर की चौखट के अंदर रहने के लिए मजबूर है, सार्वजनिक जीवन में नहीं आ सकते। जपेंद्र जी समय कम है सर, समय कम है। एक सवाल है, जो सवाल किया अभी सवाल किया जपेंद्र जी, एक सवाल जो किया मैं उसका उत्तर चाहूंगा। अभी यूकेडी जो प्रवक्ता है अनिल जी, उन्होंने कहा कि इतना सा जरूर बताइएगा कि जिन लोगों पर केस दर्ज हैं या आप लोगों ने आरोप लगाया है, तो उनके केस बंद होंगे या फिर वो कंटिन्यू रहेंगे? किसी का केस नहीं बंद होने जा रहा है। अगर कोई अपराध हुआ है और वो भ्रष्टाचार के मामले उजागर हुए हैं और उनके खिलाफ ठोस प्रमाण और प्रस्तुत किए जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर प्रत्येक भ्रष्टाचारी को सजा मिलेगी। अब हमारे भारतीय कानून और संविधान में ये जरूर उसमें एक सहूलियत है कि अगर आप भ्रष्टाचारी नहीं है, आपसे भ्रष्टाचार नहीं हुआ, तो आप प्रूफ दीजिए, और उसमें माफी का भी प्रावधान है कि अगर आपसे पहली बार कोई अपराध हुआ है और आप उस अपराध की क्षमा चाहते हैं, आप उसे कबूल करते हैं, तो निश्चित तौर पर ऐसे अनेकों उदाहरण अनेकों क्षेत्रों में, कॉर्पोरेट में भी देखा जा सकता है, सार्वजनिक जीवन में भी देखा जा सकता है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर वापिस आ जाए तो उसे माफी दे देता है न्यायालय, तो उसे माफी का भी प्रावधान है। लेकिन इतना तय है कि भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ और भ्रष्ट राजनीति के खिलाफ जो ये एक नई मुहिम खड़ी हुई है और एक बदलाव माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आया है, ऐसा बदलाव पूरे देश में। चलिए मैं माफी चाहूंगा सर, मैं रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को, समय का अभाव है। तो चलिए, उत्तराखंड की सियासत पे हम चर्चा कर रहे थे और आज हमारा मुद्दा जो था कांग्रेस या दूसरे दल, विपक्षी दलों से जो लोग जा रहे हैं वो बीजेपी में जा रहे हैं। तो हमारे साथ जो हमारे पैनलिस्ट जुड़े हैं माननीय अतिथि, वो क्या सोचते हैं इसको लेकर के आपके सामने आज हमने पेश किया, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे विशेष पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।